इंसान के ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमी भी चाहिए, 2 गज कफन के बाद। कितना सच कहा था कैफी आदमी जी ने। इंसान के ख्वाहिश की कोई हद नहीं होती है। अब मुझे लीजिए, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। चाहता हूँ आप लोग और प्यार दें, और प्यार दें, और प्यार दें। चलिए अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे गोल्डी आनंद यानी कि विजय आनंद के ऊपर। आप लोग ने हमारे पिछले एपिसोड को जो मनमोहन देसाई जी के ऊपर बना था उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और कई लोगों ने इच्छा जताई है कि हम मनमोहन देसाई जी के ऊपर एक और एपिसोड लेकर आए जिसमें हम उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर चर्चा करें, उनके एक्टर्स के साथ कैसे रिलेशन थे, अपने टेक्नीशियंस के साथ उनके कैसे रिलेशन थे, इसके ऊपर चर्चा करें। आप लोग बात बिल्कुल सही है। मनमोहन देसाई जी का जीवन अपने आप में इतना व्यापक है, उनकी उपलब्धियां इतनी व्यापक हैं कि उनको एक एपिसोड में समेट पाना असंभव है। तो हम निश्चित तौर पर मनमोहन देसाई जी के ऊपर और एक एपिसोड लेकर आएंगे और उस एपिसोड को हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछला एपिसोड खत्म किया था। कुछ लोगों की इच्छा है कि हम ऋषि कपूर जी के ऊपर एक एपिसोड लेकर आए, तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमारा अगला एपिसोड ऋषि कपूर जी के ऊपर होगा और ऋषि कपूर जी के बाद वाला एपिसोड जो होगा वो मनमोहन देसाई जी के ऊपर होगा। तो चलिए हम अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। विजय आनंद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए यह नाम ही काफ़ी है, खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो निर्देशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स। इन दोनों के लिए तो विजय आनंद जी एक तरह से कहूँ तो पूजनीय है। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे मनमोहन देसाई के बारे में। मनमोहन देसाई इंडस्ट्री के बहुत बड़े जीनियस थे और विजय आनंद भी जीनियस थे। विजय आनंद एक अलग तरह के जीनियस थे, मनमोहन देसाई एक अलग तरह के जीनियस थे। अब इन दोनों में समानताएं क्या है? एक समानता तो यही है कि दोनों जीनियस थे और दोनों अपने अपने काम के माहिर थे, अपनी अपनी तरह की फिल्में बनाते थे। मनमोहन देसाई जी के बारे में अक्सर कहा जाता था, लोग मजाक में कहते थे जो मनमोहन देसाई जी अपने पीक पर थे, मनमोहन देसाई के हाथ में सिर्फ एक कैमरा दे दो और उसको एक्टर दे दो, वो आपको एक सुपर हिट फिल्म बना के दे देगा। वही दूसरी तरफ विजय आनंद, ये भी जीनियस थे लेकिन एक अलग तरह के जीनियस। ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज थे। प्रॉपर स्क्रिप्ट, प्रॉपर स्क्रीन प्ले, प्रॉपर डायलॉग्स। ये खुद स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखते थे, इसलिए जब सेट पर स्क्रिप्ट आती थी तो एक शब्द भी यहाँ से वहाँ नहीं होता था। जितना लिखा होता था स्क्रिप्ट में, एक्टर उतना ही बोलता था। जब मनमोहन देसाई जी ज़्यादातर अपना शॉर्ट डिवीजन, अपनी फ्रेमिंग, अपने ब्लॉग्स, अपने ट्रीटमेंट, इन सब के ऊपर विश्वास करते थे। स्क्रीन प्ले डायलॉग पर वो भी ध्यान देते थे लेकिन उनका ज़्यादा फोकस अपने काम पर होता था, ज़्यादा वो अपने शॉर्ट डिवीजन को ले ही चलते थे। एक तरह से कहा जाए तो बहुत कॉन्फिडेंट डायरेक्टर थे, उनको पूरा विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। जबकि जो विजय आनंद थे वो एक पूरा सिस्टमेटिक चलने वाले डायरेक्टर थे। विजय आनंद जी को फिल्में पाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वह देवानंद के छोटे भाई थे और उनके दोनों बड़े भाई चेतनानंद भी अपने आप को एज डायरेक्टर स्थापित कर चुके थे। देवानंद उस दौर के सुपरस्टार थे, तो उनको फिल्म पाने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। उनको अपने होम प्रोडक्शन से उनको फिल्म मिली। फिर हाँ, उनको देवानंद को कन्विंस करने में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि विजयानंद की उम्र कम थी, 22-23 साल 24 साल की उम्र थी। तो जब उन्होंने देव साहब से इच्छा जाहिर की कि मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो देव साहब ने उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। हाँ, लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम देव साहब के पीछे ही पड़ के नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है
तो देव साहब ने पर था करके कहीं गाड़ी में जा रहे थे तो उनको विजय आनंद को अपने साथ बिठा दिया और बोले चलो मुझे स्टोरी सुनाओ। और विजय आनंद जी ने उनको 9-2-11 की स्टोरी सुनाई। जब विजय आनंद देव साहब को नरेट कर रहे थे तो उनकी नरेशन से देव साहब प्रभावित हुए और फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। कहा चलो ये फिल्म करेंगे और 9-2-11 बनी और सुपर हिट साबित हुई। उसमें देव साहब खुद हीरो थे। देव साहब की पत्नी कल्पना कार्तिक हीरोइन थी। फिल्म बनी, रिलीज हुई और सुपर हिट हुई। उसके बाद अगली फिल्म काला बाजार। काला बाजार का सब्जेक्ट 9-2-11 से बिल्कुल अलग था। विजय आनंद की एक विशेषता थी जो कि आप हर दूसरी फिल्म में देखेंगे। विजय आनंद ने कभी अपने आप को रिपीट नहीं किया। उनकी अगली फिल्म का जोनर हमेशा उनकी पिछली फिल्म से अलग रहा। 9-2-11 एक हल्की फुल्की लव स्टोरी थी। काला बाजार क्राइम थ्रिलर थी। फिर आई तेरे घर के सामने, वो भी लव स्टोरी थी लेकिन अलग लव स्टोरी थी। उसके बाद तीसरी मंजिल, एक सस्पेंस थ्रिलर। जब भी उनकी आप किसी अगली फिल्म को देखें वो उनकी हमेशा उनकी पिछली फिल्म से अलग रहती थी। और एक बात और, वो दौर अलग था। वो बाउंड स्क्रिप्ट का दौर नहीं था। उस दौर में ज़्यादातर एक्टर सेट पर आते थे। सेट के यहाँ एक्टर सेट पर शूटिंग करने के लिए आ गए तो वहाँ राइटर बैठ के डायलॉग्स लिख रहा है, ऐसा होता था। विजय आनंद वो पहले डायरेक्टर थे जो बाउंड स्क्रिप्ट का चलन लेकर आए। विजय आनंद जब भी सेट पर जाते थे पूरी तैयारी से जाते थे। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते थे तो बाकायदा स्टोरी, पहले स्टोरी तैयार होती थी तो उसके बाद खुद बैठकर स्क्रीन प्ले लिखते थे, डायलॉग्स लिखते थे। जब पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती वो तभी सेट पर जाते। हालांकि ये क्रेडिट हमेशा सलीम जावेद को मिलता है कि इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सलीम जावेद थे जिन्होंने बाउंड स्क्रिप्ट का चलन शुरू किया, लेकिन ये सच नहीं है। बाउंड स्क्रिप्ट का चलन शुरू करने वाले ये विजय आनंद जाना चाहिए। उन्होंने काफ़ी पहले 1957 से शुरू कर दिया था। उसके पहले भी ये चलन था लेकिन वो सिर्फ गुरुदत्त साहब लेके चलते थे। वो अबरार अली थे तो गुरुदत्त, लेकिन वहाँ उनके साथ ज़्यादातर ये था अबरार अली स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद भी सेट पर आते थे। सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस होते थे सेट के ऊपर। लेकिन विजय आनंद थे पहले डायरेक्टर थे कि जो वो खुद स्क्रिप्ट का डायलॉग लिखते थे, लेकिन जो लिख दिया, जितना लिखा होता था एक्टर उतना ही बोलता था। सेट पर आने के बाद एक शब्द भी यहाँ से नहीं होता था। इसलिए अगर क्रेडिट किसी को जाता है बाउंड स्क्रिप्ट का तो वो विजय आनंद को जाता है। चलिए उनके बारे में और बातें करते हैं। तेरे घर के सामने रिलीज हुई पहली 9-2-11 सुपर हिट साबित हुई। उसके बाद आई काला बाजार। काला बाजार भी सुपर हिट साबित हुई। काला बाजार में देव साहब, वहीदा रहमान, खुद विजय आनंद जी ने भी एक कैरेक्टर किया था। उसके बाद आई तेरे घर के सामने। तेरे घर के सामने भी सुपर हिट साबित हुई। उसके बाद आई उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर तीसरी मंजिल, और पहली ऐसी फिल्म जो नवकेतन बैनर से बाहर की थी। नासिर हुसैन इसके प्रोड्यूसर थे। पहले नासिर हुसैन खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ बदली और एज ए डायरेक्टर विजय आनंद आ गए। इस फिल्म पहले देवानंद हीरो फाइनल हुए थे, लेकिन देवानंद और नासिर हुसैन में कुछ डिफरेंसेस हुए और देव साहब ने फिल्म छोड़ दी। उसके बाद नासिर हुसैन अपने दोस्त शम्मी कपूर को इस फिल्म में लेकर आए। आई फिल्म बनी और अगर कुछ बेहतरीन थ्रिलर जो फिल्म इंडस्ट्री में बने हैं उनमें से अगर एक कहूँ तो तीसरी मंजिल तो गलत नहीं होगा। और हैरानी बात यह है कि इतनी अच्छी थ्रिलर बनाने के बाद विजय आनंद ने फिर कोई थ्रिलर फिल्म नहीं बनाई। सोचिए कि कितनी विविधताएं थी उनके अंदर। हालांकि इसके बाद जो आई ज्वेल थी वो भी थ्रिलर थी, लेकिन वो एक अलग तरह की थ्रिलर थी। उसमें कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, वो एक ड्रामा था। तीसरी मंजिल एक मर्डर मिस्ट्री थी। शम्मी कपूर साहब थे, आशा पारेख हीरोइन थी, प्रेमनाथ विलेन थे और हीरो शम्मी कपूर थे। आई सुपर हिट ब्लॉकबस्टर। पहली बार इससे आर.डी. बर्मन, हालांकि इसके पहले म्यूजिक दे चुके थे, पहली बार नासिर हुसैन की फिल्म कैम में उनकी एंट्री हुई और इतना सुपर हिट म्यूजिक हुआ कि उसके बाद ये जोड़ी 1985 तक चली।
पहली बार नासिर हुसैन कैंप से RD बर्मन की ऐसी वो पहली फिल्म थी क़यामत से क़यामत, जिसमें RD बर्मन का म्यूजिक नहीं था, और इसमें भी वो बड़े सम्मान से उनको बाहर किया गया। पहले वही आने वाले थे जब नासिर हुसैन डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदली, क़यामत से क़यामत में मंसूर खान आ गए, और मंसूर खान RD बर्मन साहब को झिझक रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि एक जनरेशन का फ़र्क है, मैं इनको कैसे कुछ बोल पाऊँगा। तो बड़े सम्मान से RD बर्मन नासिर हुसैन कैंप से बाहर हुए और आनंद मिल की क़यामत से क़यामत तक में एंट्री हुई। खैर, हम अपनी चर्चा विजयानंद के ऊपर ही जारी रखते हैं। तीसरी मंजिल सुपर हिट हुई। तीसरी मंजिल के बाद अगला देखिए, ज्वेल थीफ, एक अलग तरह का सब्जेक्ट। ज्वेल थीफ में पहली बार अशोक कुमार को नेगेटिव कैरेक्टर दिया गया। ये विजयानंद ही कर सकते थे। देवानंद हीरो, वैजंतीमाला हीरोइन, नेगेटिव कैरेक्टर में अशोक कुमार, और सुपर हिट फिल्म, HD बर्मन का म्यूजिक, सारे सुपर हिट गाने, और ऑल टाइम क्लासिक ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ के बाद वो फिल्म आई जो विजयानंद के करियर में माइलस्टोन थी, गाइड। गाइड की विजयानंद के करियर में वही अहमियत है जो महबूब खान के करियर में मदर इंडिया की है, रमेश सिप्पी के करियर में जो हैसियत शोले की है, जो हैसियत यश चोपड़ा के करियर में दीवार की है, गाइड की विजयानंद करियर में वही अहमियत है। गाइड बनाना एक डायरेक्टर के लिए हिम्मत का काम था, प्रोड्यूस करना प्रोड्यूसर के लिए हिम्मत का काम था, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहूँ किसी ने हिम्मत दिखाई थी तो वो थी वहीदा रहमान। गाइड एक बिल्कुल अलग तरह का विषय था, और गाइड के लिए जो पहली चॉइस थी वो थी वैजंतीमाला। लेकिन वैजंतीमाला ने जब ये स्टोरी सुनी तो उन्हें फिल्म करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि जो गाइड की हीरोइन थी वो शादीशुदा है, वहीदा जी की किशोर साहब से शादी हुई है, और उसके बाद उनका दीवान से अफेयर होता है। वैजंतीमाला जी ने फिल्म करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद ये सब्जेक्ट गया वहीदा जी के पास, और वहीदा जी ये भूमिका करने के लिए तैयार हो गए। जबकि अगर देखा जाए तो वहीदा जी फिल्म इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी हीरोइन है जिन्होंने अपने पूरे करियर में कभी स्लीवलेस ब्लाउज तक नहीं पहना है, और इस फिल्म में भी उन्होंने नहीं पहना, ऐसी भूमिका की। और ये मैं अपने गाइड वाले एपिसोड में भी कह चुका हूँ, और ये फिर कहता हूँ कि गाइड, मुझे नहीं लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई विजयानंद के सिवा कोई और डायरेक्ट कर सकता था, और ना ही इस भूमिका को वहीदा रहमान के सिवा कोई और निभा सकता था, क्योंकि इसमें एक तो वैसे भी बोल्डनेस और वल्गैरिटी, इन दोनों के बीच में एक बहुत बारीक फर्क होता है। इस ट्रीटमेंट को संभालना बहुत कम डायरेक्टर ऐसे हैं जो ये मुझे या तो दिखते हैं कि विजयानंद साहब दिखते हैं, या काफ़ी हद तक राज कपूर साहब दिखते हैं, जो इसको हैंडल कर सकते थे, इस चीज़ को बारीकी से हैंडल कर पाते। और वहीदा जी के सिवा मुझे कोई और हीरोइन नहीं नजर आती है जो इस भूमिका को उतनी सफाई कर पाती, क्योंकि भूमिका इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी अगर आर्टिस्ट जरा भी चूक गया तो कैरेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। और यही बात डायरेक्टर के साथ है, डायरेक्टर भी अगर इसमें इसको ट्रीटमेंट देने में जरा भी चूक गया तो कैरेक्टर नेगेटिव हो जाता। लेकिन विजयानंद जी ने बखूबी अपना काम किया, और वहीदा जी ने भी जो कमाल किया वो तो सबके सामने है। गाइड ऑल टाइम क्लासिक फिल्म मानी जाती है, और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ऑल टाइम क्लासिक मानी जाती है। गाइड के बाद फिर एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट, जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम एक फॉर्मूला फिल्म थी, वो मनमोहन देसाई स्टाइल की फिल्म थी। दो भाइयों का मिलना बिछड़ना, क्राइम, हीरो पुलिस इंस्पेक्टर है वो, और एक प्रेमनाथ ने डॉन का किरदार नेगेटिव किरदार निभाया था। ये उससे एक बिल्कुल विपरीत फिल्म थी उनकी पिछली फिल्मों से। जॉनी मेरा नाम आई ब्लॉकबस्टर, उस साल की पैसे कमाने की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। अब जॉनी मेरा नाम के बाद देखिए तेरे मेरे सपने।
तेरे मेरे सपने एक डॉक्टरों के जीवन पर आधारित फिल्म थी। ये वो सब्जेक्ट था कि जो उस दौर में या उसके बाद तक कहूँ या 2000 के पहले तक एक ही निर्देशक ने हिम्मत दिखाई थी उस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की। तेरे मेरे सपने 70-80% फिल्म हॉस्पिटल के अंदर ही है, और वो विजयानंद ही थे कि जो कर सकते थे कि इस सब्जेक्ट के ऊपर एक मनोरंजक फिल्म बना सकते थे। या तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हो उस दौर में उनके सिवा कोई भी और डायरेक्टर उस सब्जेक्ट को हाथ लगाता तो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म बनाता। लेकिन विजयानंद ने उस विषय को उठाकर एक फिल्म जो अच्छा खासा संदेश भी देती है और उसको लेकर एक मनोरंजक फिल्म बनाकर दर्शकों के सामने पेश, ये विजयानंद ही कर सकते थे। और एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ देवानंद हीरो थे, मुमताज लीडिंग लेडी थी, उसमें भी एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी, हेमा मालिनी थी सेकंड लीड में। ये विजयानंद ही कर सकते थे। इसके बाद अगर जहाँ तक मुझे याद है कि तेरे मेरे सपने के बाद जो दूसरी फिल्म आई है हॉस्पिटल के ऊपर जो बेस्ड है, डॉक्टर्स के ऊपर, वो थी मुन्ना भाई MBBS। और उनके सिवा एक राजू हिरानी मुझे ऐसे दिखते हैं कि जो उस तरह के सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि राजू हिरानी ने बार बार किया है, उनके लगभग हर फिल्म में वो चीज़ होती है। तेरे मेरे सपने आई, सुपर हिट साबित हुई। उसके बाद एक फिल्म जो है जो उनकी थोड़ी हल्की फुल्की मैं कह सकता हूँ कि जो कम चली, अपेक्षाकृत कम चली, वो थी छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम के बाद फिर ब्लैकमेल, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार, वो भी एक अलग तरह की फिल्म। ब्लैकमेल के बाद ऐसा हुआ कि विजयानंद का झुकाव कुछ कुछ आध्यात्म की तरफ होने लगा कि इसका उन्होंने फिल्म बनानी कम कर दी। हालांकि डबल क्रॉस आई और बुलेट आई, लेकिन ये फिल्में उतनी चली नहीं, उनका झुकाव ज़्यादा ओशो की तरफ होने लगा। फिर आया 1980। 1980 में आई राम बलराम, ये भी एक अलग तरह, उनकी पिछली सारी फिल्मों से अलग। ये दो भाई, वही एक विलेन, लेकिन इसमें मिलना बिछड़ना नहीं था। लेकिन एक उस दौर में जो फिल्में आती थी फॉर्मूला फिल्म, वैसी फिल्में थी। राम बलराम सुपर हिट हुई। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जीना तमान, रेखा, अजीत, ये बहुत बड़ी शरकाश वाली फिल्म थी, सुपर हिट साबित हुई। उसके बाद आई राजपूत 1982। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, रंजीता, टीना मुनीम, रंजीत, ये भी बहुत बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म थी। राजपूत भी सफल साबित हुई, अच्छी खासी चली थी, लेकिन उतनी नहीं चली थी जितनी उनकी पिछली फिल्में चली थी। राजपूत रिलीज होने के बाद ये 1982 का दौर था। अब फिल्म इंडस्ट्री एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी, और 80 के दशक को अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बुरा दौर कहूँ फिल्मों के मामले में, तो ये गलत नहीं होगा। पता नहीं क्या हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को कि अचानक एक अजीब तरह की फिल्में आने लगी। अच्छे निर्देशकों के लिए अच्छे निर्देशकों के लिए वो माहौल बहुत ख़राब हो गया था। वो एक ऐसा दौर था कि अच्छी फिल्में पिट रही थी और अजीबोगरीब टाइटल की अजीबोगरीब फिल्में चल रही थी। पता नहीं क्या क्या, जला कर राख कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा, आग ही आग, अजीबोगरीब तरह की फिल्में आ रही थी और अच्छी खासी कमाई कर जाती थी। और जो ढंग की फिल्में आती थी वो नहीं चलती थी। जैसे यश चोपड़ा जी की फासले आई थी, और भी एक दो फिल्में आई थी। मशाल नहीं चली थी यश चोपड़ा जी की। ये फिल्में पिट रही थी और एक अजीबोगरीब फिल्में ठीक ठाक कमाई कर लेती थी। वो 80 से लेकर वो दौर 90 तक चला, और शायद विजय आनंद साहब उस दौर में निराश हो गए थे, क्योंकि राजपूत सफल फिल्म थी, उसकी उनकी पिछली दोनों फिल्में सफल थी, लेकिन उन्होंने काम करना कम कर दिया था। उसके बाद उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई जो 1988 में आई, मैं तेरे लिए। वो ये नवकेतन की होम प्रोडक्शन फिल्म थी, पप्पी लहरी का म्यूजिक था, राजेंद्र कुमार थे, मीनाक्षी शेषाद्री थी, सुनील आनंद देवानंद साहब के सुपुत्र उसमें हीरो थे, जो कुछ खास चली नहीं। और शायद फिल्म इंडस्ट्री से विजय आनंद साहब का दिल टूट चुका था, उन्होंने काम करना बहुत कम कर दिया। उसके बाद वो एक टीवी शो में एक्टिंग करते हुए नजर आया, उसके कुछ एपिसोड भी उन्होंने डायरेक्ट किए, तहकीकात, जो अर्ली 90s में आया था। उनका काम की तरफ झुकाव कम हो गया था। फिर आया वो मनहूस दिन, 23 फरवरी 2004।
जब विजय आनंद साहब 70 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज कुछ बातें विजय आनंद साहब के बारे में। अगले एपिसोड में हम ऋषि कपूर साहब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए